हेलो बच्चों, दिस इज गौतम एंड वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी स्पॉट। और आज हम यहाँ पर इकोनॉमिक्स का लास्ट चैप्टर लेकर के आए हैं, ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। यह चैप्टर जितना एग्जाम में आ रहा है बच्चों, मैं उतना ही पढ़ाने वाला हूँ ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो और आप अच्छे से मार्क्स स्कोर कर पाए। और उसी के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ और आपको इस चैप्टर में मैं उतनी ही बातें बताऊंगा जो आपको जरूरी है, जो आपके एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन की। तो ये एक प्रोसेस होता है, क्या होता है बच्चों? एक प्रोसेस होता है ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन एंड इंटरकनेक्शन बिटवीन द कंट्रीज। मतलब अलग अलग देशों के बीच में, अलग अलग देशों के बीच में जब कोई रिश्ता जुड़ता है, यानी किसी भी थ्रू से वो हो सकता है। जैसे अगर कोई देश का सामान हमारे यहाँ बिकने के लिए आता है या हमारे यहाँ का सामान किसी दूसरे देश में बिकने के लिए जाता है, तो उससे भी ग्लोबलाइजेशन बढ़ता है। ग्लोबलाइजेशन होने के बहुत सारे कारण हैं, वो मैं आगे पढ़ूंगा। ठीक है, तो आप ये डेफिनेशन आप आराम से लिख सकते हैं कि इट इज द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन एंड इंटरकनेक्शन बिटवीन द कंट्रीज। दो देशों के बीच में अच्छा इंटरकनेक्शन होता है और इंटीग्रेशन भी काफी अच्छा होता है। और ग्लोबलाइजेशन से क्या होता है? तो इट अलाउज फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड। व्यापार का एक फ्लो बन जाता है, साथ ही साथ कैपिटल पूंजी का भी बन जाता है, और ह्यूमन रिसोर्स यानी इंसान भी अब यहां से वहां जा सकते हैं बॉर्डर के उस पार। अगर ऐसा करते हैं, जब व्यापार होता है एक देश से दूसरे देश के बीच में, जब दूसरे देश का पैसा हमारे यहाँ आता है तब जा करके, और ह्यूमन रिसोर्स कहने का मतलब एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, ह्यूमन हो गया, अगर वो यहां से वहां जाते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ग्लोबलाइजेशन आपका हो जाएगा। ग्लोबलाइजेशन से और क्या होता है? मोर एंड मोर गुड्स एंड सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट्स, टेक्नोलॉजी आर मूविंग बिटवीन कंट्रीज। बहुत सारे सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी जो है एक देश से दूसरे देश में आ रहा है। आज चाइना का मोबाइल हमारे यहाँ खूब बिकता है। ये केसेस क्या है बच्चों? ग्लोबलाइजेशन का पार्ट है। अच्छा, अगर मैं आपको कहूं ग्लोबलाइजेशन कैसे हो, सुनिए ध्यान से, मैं हिस्ट्री बताता हूं। ईयर था 1991। यह ईयर बहुत ही इंपॉर्टेंट था बच्चों, इंडिया के लिए भी इंपॉर्टेंट था, इंडिया के साथ साथ आपको रशिया के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, रशिया के लिए इंपॉर्टेंट इस प्रकार था कि रशिया में लिख करके अगर मैं डायरेक्ट आपको लिखूं यूएसएसआर, तो यूएसएसआर जो था उस समय 15 कंट्रीज प्लस रशिया में ये टूट गया था। ठीक है, तो ये तो अलग कहानी है यूएसएसआर का, वो भी 1991 में ही हुआ था। तो ये कहानी आपको याद रखना है, ये आपको कहानी याद रहेगी और काम देगा यूरोप वाले चैप्टर में। इंडिया के पर्सपेक्टिव से क्या हुआ था? जब इंडिया में 1991 में बहुत ज्यादा मुश्किलें आ गई थी, तब 1991 के दौरान यहां पे बुलाया गया था एज अ वाइस प्रेसिडेंट, बुलाया गया, सॉरी, एज अ चीफ, क्या उसको बोलते हैं, मैं भूल रहा हूं, फाइनेंस मिनिस्टर। एज अ फाइनेंस मिनिस्टर बुलाया गया था, फाइनेंस मिनिस्टर बुलाया गया था किसको? डॉक्टर मनमोहन सिंह को। याद रखिएगा बच्चों, डॉक्टर मनमोहन सिंह को। और इन्होंने आकर के हमारे देश में इकोनॉमी संभालने की बात की थी। जब इकोनॉमी संभालने की बात की थी तो इन्होंने ये भी कहा था, फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या कहा था, एक मिनट में बताता हूं, फिर से बहुत ज्यादा साउंड हो रहा है। फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने कहा था कि हमारे देश में एलपीजी आना चाहिए। एलपीजी दैट मींस गैस नहीं बच्चों, एलपीजी दैट मींस नंबर 1 लिबरलाइजेशन, सेकंड वन इज दैट प्राइवेटाइजेशन, and third one is that globalization, dear students, जब ऐसा हो रहा था तब भारत के जो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने कहा, प्राइम मिनिस्टर से डॉक्टर मनमोहन सिंह ने क्या कहा कि हमें सबसे पहले एक बिल पास करवाना पड़ेगा लोकसभा में, किस चीज को लेकर के? एलपीजी को लेकर के, कि इसे सब लोग एक्सेप्ट करेंगे। उस समय मुझे याद है अच्छे से, मैंने किताब में पढ़ा है कि उस समय थे अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी की चर्चा इसलिए मैं कर रहा हूं इस चैप्टर में। हाँ, पढ़ना तो नहीं, लेकिन चर्चा जानना जरूरी है क्योंकि आपको इनके बारे में जानना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी जो थे ये अपोजिशन में थे, ये संसद भवन में अपोजिशन में बैठे हुए थे। तब हमारे प्राइम मिनिस्टर जो उस वक्त के थे उन्होंने साफ साफ कहा था कि भले अटल बिहारी वाजपेयी अपोजिशन में है, लेकिन देश का भला चाहने के लिए ये वो सब कुछ कर जाएंगे जो जिसमें देश की भलाई हो। तब इन्होंने साफ साफ ये कहा था कि अगर ये बिल पास होने में अगर देश का भला होता है तो मैं कभी भी इस चीज का अपोज नहीं करूंगा। और उसी दिन
यह बिल पास हो गया था और फिर हमारे भारत में एलपीजी आया था। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन जो है, ग्लोबलाइजेशन इस चैप्टर में हमें ये पहले मुख्य पढ़ना है, ये भी पढ़ना है और ये भी पढ़ना है। यानी इस चैप्टर में हमको ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन पढ़ना है। बच्चों मैं इस आपको इसलिए इतनी कहानी बताया हूं क्योंकि आपको फिर पता ही नहीं चलता कि हाँ एलपीजी तीनों एक साथ कैसे आया है, कौन लेकर के आए थे, क्या जरूरत थी इस चीज की। आइए देखते हैं। तो ये टर्म तो आपने समझ लिया अच्छे से। अब ये क्या था और ये क्या था हम लोग आगे और पढ़ते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये बातें समझ में आई होगी। एक पॉइंट और रह गया, देख लेते हैं। देयर इज वन मोर वे, एक और तरीका है जिससे देश जो है कैन बी कनेक्टेड, देश जुड़ सकते हैं बाय द मूवमेंट ऑफ पीपल बिटवीन द कंट्रीज। दो देशों के बीच में जब लोग इधर उधर मूव करते हैं तो ये जरूरी होता है कि अगर मूव कर रहे हैं तो वो भी क्या बन सकता है आपका, एक तरह से इंटरकनेक्शन बन सकता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो आप इसका एक और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, अब आपको यहाँ पे दिखाई देगा आपको जो फैक्टर्स हैं वो कैसे ग्लोबलाइजेशन को अफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको इमेज दिखाई देगा, मैं उसको थ्रू आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। थोड़ा डिजिटल बनाते हैं इस चीज को, थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाते हैं। आइए, पहला पॉइंट है रैपिड इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी हैज बीन वन मेजर फैक्टर दैट हैज स्टिमुलेटेड द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। हाँ, टेक्नोलॉजी में जब रैपिड मूवमेंट हो रहा था, इंप्रूवमेंट हुआ, तो उसके थ्रू क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस काफी अच्छे प्रकार से हुआ था। दूसरा है टेक्नोलॉजी हैज मेड मच फास्टर डिलीवरी ऑफ गुड्स अक्रॉस लॉन्ग डिस्टेंस पॉसिबल एट लोअर कॉस्ट। टेक्नोलॉजी के आ जाने से काफी कम पैसे में अब लंबी लंबी दूरियां तय की जा सकती थी। डेवलपमेंट इन टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर्स, इंटरनेट हैज गिवन अ बिग बूस्ट टू द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। टेलीकम्युनिकेशन का डेवलपमेंट, टेलीकम्युनिकेशन समझते हैं, टेलीकम्युनिकेशन मतलब आइडिया, वोडाफोन, एयरटेल, बीएसएनएल, रिलायंस, जितनी भी कंपनियां हमें जो बात करने का ऑफर देती है वो सब क्या कहलाती है, टेलीकम्युनिकेशन कहलाती हैं। तो टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर्स, इंटरनेट जो था वो काफी बूस्टअप था, जो ग्लोबलाइजेशन को काफी असरदार दिया। Because of the modern facilities, it is very easy to access information instantly and to communicate from remote area. अब यहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ कि जब यहाँ पे टेक्नोलॉजी आ चुकी है, तो टेक्नोलॉजी के आने के बाद सब कुछ यहाँ पॉसिबल होने लगा था। सब कुछ यहाँ पॉसिबल होने लगा था मतलब टेक्नोलॉजी के आने से अब लोग गांव से भी जुड़ पा रहे थे और सारी की सारी बातें हो पा रही थी। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको इमेज यहाँ दिखा, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू यह चैप्टर अच्छे से देखिए, इसका एक एक स्लाइड आपको इंपॉर्टेंट है। जो भी मैं इमेज यहाँ लगाऊंगा वो सब आपका इंपॉर्टेंट है। तो अब आपका ये इमेज दिखाई दे रहा होगा, यूज ऑफ आईटी इन ग्लोबलाइजेशन। आईटी ग्लोबलाइजेशन में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का क्या रोल है। इट हेल्प्स इन द कम्युनिकेशन अक्रॉस द वर्ल्ड, हाँ वर्ल्ड लिखा गया, वर्ल्ड होगा, वर्ल्ड एट नेग्लिजिबल कॉस्ट। बहुत ही कम पैसे पे कम्युनिकेशन अब हम दुनिया के अलग अलग देशों में कर सकते हैं। इट हेल्प्स इन द ट्रांसफर ऑफ डाटा एंड अदर इंफॉर्मेशन। यह जो है डाटा का ट्रांसफर करने में, यानी यहां से वहां हम आज देखिए अगर किसी को दिल्ली में मान लीजिए काम करवाना है तो यहां से बैठे बैठे हम मोबाइल ईमेल के थ्रू बहुत सारी डिटेल्स यहां से भेज देते हैं और दिल्ली में आराम से काम हो जाता है। यानी अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी है तो सब कुछ काम आराम से हो जाता है। इट हेल्प्स इन द ट्रांसफर ऑफ मनी अक्रॉस कंट्रीज। हाँ, अगर हमको किसी को पैसे भेजने हैं, जैसे मान लीजिए कि आपका भाई रहता हो या आपकी बहन रहती हो या कोई भी अगर दूसरे जगह पे रहता हो, तो दूसरी जगह पे यदि रहता है तो क्या होता है कि वहां अगर आपको पैसा भिजवाना है तो आप आराम से पैसे भिजवा सकते हैं। अगला, इट हेल्प्स टू लिंक द मार्केट। मार्केट को लिंक अप करने के लिए भी आईटी की जरूरत बहुत पड़ती है। इट हेल्प्स इन द कम्युनिकेशन अक्रॉस, हाँ इट हेल्प्स टू सेट अप कस्टमर और कस्टमर केयर सेंटर पे अगर लगाना है तो ये बहुत ही जरूरी है कि अगर कस्टमर केयर सेंटर भी आपको लगाना है तो आईटी की बहुत जरूरत पड़ती है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी की अगर बात करें बच्चों, अभी देखो आप लोग यहाँ पे इमेज देख रहे हो, ठीक है, तो और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यूट्यूब के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, ये सब क्या है, टेक्नोलॉजी है। तो आज हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। समझ में आ रहा है, यानी विदाउट टेक्नोलॉजी वी आर नथिंग। टेक्नोलॉजी है तो यहाँ पे आपको एक तरह से मैं यहाँ यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ, ये इलेक्ट्रिसिटी, बल्ब वगैरह, फैन, सब कुछ ये आपका टेक्नोलॉजी ही है। आगे देखते हैं, लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। आइए देखते हैं लिबरलाइजेशन, लेकिन उससे पहले आ गया है ट्रेड बैरियर। बैरियर मतलब क्या होता है सर, रोक। ट्रेड मतलब क्या होता है, व्यापार। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं क्या कि व्यापार में रोक लगाने की बात चल रही क्या? अरे बिल्कुल, मैं व्यापार में रोक लगाने की ही बात कर रहा हूं।
Trade barriers are the restrictions that are imposed by the government on free imports and export activities so as to protect its producers. यानी अपने प्रोड्यूसर्स को बचाने के लिए रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं ट्रेड बैरियर्स में सरकार के द्वारा कि कोई भी फ्री इंपोर्ट ना कर सके। बात समझिए अच्छे से, ट्रेड बैरियर क्यों जरूरी है सर? मैं एक लाइन और पढ़ लेता हूं बच्चों, इसको समझना बहुत जरूरी है। गवर्नमेंट कैन यूज ट्रेड बैरियर्स टू इंक्रीज और डिक्रीज फॉरेन ट्रेड एंड टू डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ गुड्स एंड हाउ मच ऑफ ईच शुड कम इनटू द कंट्री। स्क्रीनशॉट लीजिए इसको जल्दी से, चलिए ले लिए होंगे। अब मेरी बात सुनिए ध्यान से, ट्रेड बैरियर बहुत ही जरूरी है बच्चों, ठीक है? क्या जरूरी है आपको? ट्रेड बैरियर। अगर मैं बात करूं ट्रेड बैरियर की, अगर मैं बात करूं तो ये बैरियर बहुत ही जरूरी है। क्यों जरूरी है ट्रेड बैरियर? क्योंकि अगर ये रहेगा, मान लो कि चाइना है, चाइना जो है ये कहा था, चाइना छोड़ो, एक कंपनी थी, कौन सी कंपनी थी? टेस्ला। टेस्ला ने ये कहा था कि, हाँ मैंने ये कहानी सुनी है मोबाइल पे इसलिए मैं बता रहा हूं आपको बच्चों, ठीक है? टेस्ला जो था, इन्होंने ये कहा था कि मैं कार बेचूंगा। कहां बेचूंगा? इंडिया में। कहां बेचूंगा? इंडिया में। तो जब इंडिया में बेचने की बात हुई थी कार, तब टेस्ला वालों ने ये कहा था कि इंडिया वालों ने ये कहा था, इन्होंने ये कहा था कि एक काम करिए सर, आप हमारे यहाँ आइए, आप बिल्कुल वेलकम है, भारत सबका वेलकम करता है, ठीक है? आप हमारे यहाँ यूनिट लगाइए और आराम से अपनी कंपनी का सामान अदर कंट्रीज में बेचना शुरू कर दीजिए, ठीक है? ये कौन बोले थे? टेस्ला वालों को कहा गया था। टेस्ला ने क्या कहा कि नहीं नहीं नहीं, हम आपके यहाँ नहीं आएंगे भाई। हम आपके यहाँ क्यों आए? आपके यहाँ तो बहुत कुछ दिक्कतें चल रही है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स चलती है, मैं आपके यहाँ नहीं आ सकता हूं, ठीक है? तब ये कहा गया था कि ठीक है आप मत आइए। तब इंडिया ने क्या किया? इंडिया ने क्या किया? इस टेस्ला कंपनी के ऊपर टैक्स लगाया। क्या लगाया? टैक्स। द टैक्स इज ऑल्सो अ ट्रेड बैरियर, मतलब व्यापार में बैरियर यानी रोक लगाने का काम किया गया। व्यापार में रोक लगाने का काम किया गया, यानी टेस्ला को रोक दिया गया टैक्स लगा करके कि आप हमारे यहां सामान को नहीं बेच सकते। तो बोलेगा हम बेचेंगे भाई, तो ठीक है बेच लो ना, मैं 100% टैक्स लगाता हूं भाई, आप बेच कर दिखाओ। जैसे ही चीजों के दाम बढ़ जाएंगे तो कौन खरीदेगा? टेस्ला इलेक्ट्रिक कार मान लीजिए लेके आया था। क्या लेके आया था? इलेक्ट्रिक, मान लो इलेक्ट्रिक कार लेकर के आया। अरे भाई आजकल टाटा की इलेक्ट्रिक कार आ चुकी है, सस्ती सस्ती दामों पे इलेक्ट्रिक व्हीकल आ चुके हैं, तो कौन इसको खरीदने जाएगा? तो आप सीख लीजिए, अगर किसी को मार्केट से बाहर करना है तो भी हमारी सरकार अच्छे से जानती है, और ये काम बखूबी निभाया था हमारे भारत देश ने, और ट्रेड बैरियर के थ्रू हमारे देश ने सब कुछ अच्छे से हैंडल कर लिया, ठीक है? अब हम आगे पढ़ते हैं, आगे आपको इमेज दिखाई देगा। हाँ बच्चों, आज मैं ऐसे ही पढ़ा पाऊंगा, ठीक है? और आई थिंक आपको समझ में आएगा। ये सारे नोट्स मैंने एनसीईआरटी बुक से एक्सट्रैक्ट किए हैं, जितना आपको पढ़ना है मैं उतना ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? आइए, लिबरलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी मीन्स टू फ्री इट फ्रॉम डायरेक्ट और फिजिकल कंट्रोल्स इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि आप सारी चीजें, जितनी भी चीजें हैं डायरेक्ट हो या फिजिकल कंट्रोल से, उसको आप बाहर रखो। किस चीज को बाहर रखो सर? कहने का मतलब ये है कि लिबरल बनो, मतलब फ्री माइंड के बनो। अगर कोई टैक्स भी लगा रहा है तो ठीक है ना, सरकार को चाहिए कि टैक्स थोड़ा कम लगाया जाए ताकि सब लोग आराम से सामान को बेच सके। नेक्स्ट वन, ये इंपॉर्टेंट है। Prior to 1991, Government of India had imposed many restrictions on the Indian economy, like industrial licensing system, price control, import license, etc. All these restrictions were hampering the growth of Indian industry. So in 1991, it was decided to lift all the unwanted restrictions. For this, following steps were taken. क्या पढ़ा दिया आपने? अरे क्या पढ़ा दिया? क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? 1991 की कहानी, 1991। अच्छा, अभी अभी मैंने 1991 में क्या क्या हुआ था ये बताया था ना, अब समझ में आया कहां पे यूज हुआ 1991 की कहानी? तो 1991 की कहानी आपको याद रखनी चाहिए। वीडियो को आप पीछे करके देख लीजिए, आपको याद आ जाएगा, अगर नहीं याद है तो। 1991 इज द मोस्ट इंपोर्टेंट ईयर। अब आप ही बताइए, ये आपको किताब वाला 1991 लिख के दे रहा है, और 1991 की कहानी अभी भी मैंने यहाँ बताई है, वो आपको नहीं पता होती तो क्या होता? मैं कुछ फालतू नहीं बताता हूं, ठीक है बच्चों? इसलिए आराम से पढ़ते चलो, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। तो 1991 में डिसाइड किया गया कि बहुत सारी चीजों को मैं हटाने की कोशिश करूंगा, ठीक है? तो 1991 के दौरान क्या होता है, जितने भी इंडस्ट्री एक्सेप्ट 3 इंडस्ट्री वेयर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एनी काइंड ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, मतलब सभी कंपनीज को इंडस्ट्रियल लाइसेंस लेना पड़ेगा, सिर्फ 3 कंपनी को छोड़ करके। कौन सी कंपनी को? 3 कंपनी को छोड़ करके सिर्फ आपको इंडस्ट्रियल लाइसेंस लेना पड़ेगा। अगला पॉइंट, कौन सी कंपनी ये मैटर नहीं करता आपको, ठीक है?
कौन सी कंपनी थी ये मैटर आपको नहीं करता, क्योंकि वो ईयर 1991 का बात था, ठीक है, वो आपको पूछने वाला भी नहीं है और ना ही कोई जानने वाला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Under the policy of liberalization, industries are free to expand and produce according to the need of the market. जब लिबरलाइजेशन का पॉलिसी आया, किसकी देन थी? डॉक्टर मनमोहन सिंह की देन थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह की देन थी लिबरलाइजेशन। और जब लिबरलाइजेशन यहां पे आया था, तब ये पूरी तरह से एक्सपैंड करने की बात की गई थी कि अब हम देशवासियों को यह कह दिया गया कि आप जितना चाहे मार्केट में सामान उतारो और जितना चाहे मार्केट में सामान को बेचो, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। हम सरकार आपको लिबरलाइजेशन प्रोसेस देता है और सरकार यहां पे खड़े होकर के, लिबरल होकर के आपके लिए नियम को बना रहा है, आप अच्छे से करिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Now producers are free to import the machinery and raw materials from abroad. अब जब सरकार ही साथ है बच्चों, तो कौन नहीं आगे बढ़ेगा। जैसे अगर मैं ही आपको कह दूं, क्लास में मैं कहता रहता हूं, ठीक है, क्लास में ये कहता रहता हूं कि चलो आज हम आपको क्वेश्चन आंसर सुनेंगे, ये चैप्टर सुनने वाले हैं, लेकिन मैं आपको पीटूंगा नहीं। तो जब मैंने ये कह दिया कि मैं आपको पीटूंगा नहीं, तब आप रिलैक्स हो गए कि चलो कोई बात नहीं, कुछ तो बताऊंगा ना, कौन सा मैं मार खाने वाला हूं। तो यहां पे अगर सरकार गारंटी ले रही है कि मैं यहां पे आपके साथ खड़ा हूं, आप आराम से आगे बढ़ो, तो क्यों नहीं आगे बढ़ने में दिक्कत क्या है भाई? बिल्कुल बढ़ सकते हैं। अब प्रोड्यूसर्स क्या कर रहे थे? बाहर से सामान मंगवा रहे थे दूसरे देशों से। नाउ द इंडस्ट्री इज आल्सो फ्री टू इंपोर्ट मटेरियल। हां, अब इंडस्ट्री भी कह रहा है ना, एक बात करे भैया, हम बोले क्या क्या हम भी बाहर से सामान मंगवा ले क्या? तो सरकार बोली बिल्कुल मंगवा लो, क्यों नहीं मंगवा सकते हो? जब सरकार यहाँ लिबरल हुए बैठी है तो आप मंगवा लो ना। तो अब इंडस्ट्री वाले भी सामान बाहर से मंगवा रहे थे। तो ये था आपका लिबरलाइजेशन। आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अब हम देखेंगे यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन के बारे में, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन काफी अच्छे से समझ लिया हो। नहीं समझ में आया तो आप वीडियो के पीछे देख सकते हैं। हाँ, आई एम सॉरी फॉर दैट, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे आप खुद दिमाग लगाओ ना यार। थोड़ा सा पढ़ने से, मतलब 1 पेज पढ़ने से यदि आपका 5 नंबर का काम हो जा रहा है तो क्या दिक्कत है? अगर ये भी पढ़ने में अगर आपको दिक्कत है तो आप एक काम करो, जाओ मोटी मोटी किताबें उठाओ और उसको पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। ये चैप्टर पढ़ना बहुत ही जरूरी है और आलसपन छोड़ो। अब ज्यादा दिन नहीं बचे आपके पास, ठीक है, तो आराम से पढ़ना शुरू कर दो। चलो स्टार्ट करते हैं। प्राइवेटाइजेशन मींस अलाउइंग द प्राइवेट सेक्टर टू सेट अप इंडस्ट्री व्हिच वर अर्लियर रिजर्व्ड फॉर पब्लिक सेक्टर। मतलब प्राइवेटाइजेशन क्या कहता है? प्राइवेटाइजेशन ये कहता है कि जो चीज पहले से पब्लिक सेक्टर के अंदर में था, अब प्राइवेट सेक्टर के अंदर में आना धीरे धीरे शुरू हो गया। तो बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो पहले सरकारी थी, अब धीरे धीरे क्या हो चुकी है? प्राइवेट हो चुकी है। नाउ प्राइवेट सेक्टर कैन एंटर इनटू कोर इंडस्ट्री लाइक आयरन, स्टील, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, शिप बिल्डिंग, etc। अब प्राइवेट सेक्टर जो है ना बच्चों, वो आयरन कंपनी में, आयरन स्टील कंपनी में, इलेक्ट्रिसिटी में, ट्रांसपोर्ट में, कम्युनिकेशन में, शिप बिल्डिंग में, ये सब चीजों में अब आपका क्या एंट्री ले चुका है? प्राइवेट सेक्टर एंट्री ले चुका है। At that time, the number of industries reserved for public sector has been reduced from 17 to 3। और उस समय जो था एट दैट टाइम, उस समय नंबर ऑफ इंडस्ट्री जो थी, वो जो रिजर्व था, वो पब्लिक सेक्टर से घट करके 17 से कितना हो गया? 3 हो गया था। मतलब 17 पब्लिक सेक्टर कंपनीज थी, लेकिन उस दौरान मात्र 3 ही पब्लिक सेक्टर वाला इंडस्ट्री बच पाया था, ठीक है। तो ये था आपका लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। अब आपका एक छोटा सा और टर्म है SEZ। क्या है बच्चों? SEZ मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन यह वह जोन होता है बच्चों जिसमें सरकार जो होती है वो सारी चीजें प्रोवाइड करवाती है एक इंडस्ट्री को, कि इंडस्ट्री सामने आए और इंडस्ट्री ओपन करे। मैं सरकार आपको सेज यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना के दे रहा हूं जिसमें आपको बहुत सारी सुविधाएं मिलने वाली हैं। आप यहां पे इमेज देखिए, मैं आपको पढ़ाता हूं। आइए। The central and state government have created special economic zones to attract foreign investment. Industrial zones called special economic zones have been set up. सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट मिल करके ये स्पेशल जोन बनाया है और इस स्पेशल जोन में क्या क्या मिलता है ये देखते हैं। इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर, रोड, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, एजुकेशनल फैसिलिटीज। अच्छा, इतना कुछ मिल रहा है भाई, तो कौन सी कंपनी नहीं आएगी? कंपनी रोड मिल जाए, ट्रांसपोर्टेशन मिल जाए, सबसे बड़ी चीज इलेक्ट्रिसिटी और वाटर मिल जाए, कौन कंपनी नहीं आएगी? कौन बेवकूफ कंपनी होगी? लेकिन हमारे बिहार में ऐसा नहीं होता। अगर बिहार में कंपनीज नहीं आती, बिहार गवर्नमेंट को कह दे बिहार गवर्नमेंट कि हम यहाँ पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना करके आपको देते हैं,
इलेक्ट्रिसिटी फ्री हम देते हैं। यहाँ पे भाई इतना चार्ज मारते हैं ना, 30% पहले चार्ज मारेंगे, जितना कमाते हो 30% पहले हमको दो। तो कौन सी कंपनी बिहार में आना चाहेगी भाई? देखो, जो भी राज्य जो गरीब है उसको चाहिए क्या, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए ताकि इंडस्ट्री हमारे यहाँ आए और यहाँ के लोग रोजगार दे। जब रोजगार मिलेगा तो ऑलरेडी सब कुछ ठीक हो जाएगा ना भाई। कोई इंसान तब तक यूजलेस कहलाता है जब तक वो रोजगार भी नहीं है, ठीक है। तो जैसे ही उसको रोजगार मिल जाएगा वो ऑलरेडी अपनी हालत सुधार सकता है। आगे बढ़ते हैं। कंपनीज विद प्रोडक्शन यूनिट्स इन द सेल्स डू नॉट हैव टू पे टैक्सेस फॉर एन इनिशियल पीरियड ऑफ 5 years। अगर सेज वाले में, अगर इस SEZ वाले में कोई कंपनी आकर खोलती है तो शुरुआती के 5 साल तक उसको कोई टैक्स नहीं देना है। आप खुद सोचो, अगर टैक्स देने से गवर्नमेंट बच जाए, टैक्स देने से अगर कंपनी बच जाए तो कौन सी कंपनी बुद्धू होगी जो बिहार में नहीं आएगी? लेकिन हमारे बिहार के मिनिस्टर को क्या चाहिए? टैक्स। घोड़ा अगर घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? वही बात है। सीधे कहते हैं कि अगर टैक्स दे देंगे तो क्या हो जाएगा। मैं इलेक्ट्रिसिटी की बात करता हूं, आसपास के राज्यों में इलेक्ट्रिसिटी का बिल बहुत कम आता है, हमारे बिहार में बहुत ज्यादा आता है, जबकि बिहार दूसरे राज्यों को भेजता है बिजली बना बना के। आज अगर टैक्स की बात आई है तो मैं बात कर ही लेता हूं। जीएसटी बोलते हैं कि सभी चीजों पर लगाते हैं, पेट्रोल डीजल पे क्यों नहीं लगाया भाई? पता है क्यों नहीं लगाया? ये भी क्वेश्चन है, पढ़ लो अच्छे से। पेट्रोल डीजल पे नहीं लगाया है क्योंकि उससे मोटा कमाई है किसकी? स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों का। जीएसटी का सबसे हाईएस्ट परसेंटेज कितना है पता है? 28%। आप खुद सोचो ना, जो पेट्रोल लेते हो वो 40 रुपए के आसपास, एग्जैक्ट फिगर 40 रुपए के आसपास प्रति लीटर ये पेट्रोल का दाम है। और इस पे अगर हाईएस्ट जीएसटी लगाएगा 28%, कितना हो जाएगा भाई? 28 चौके 112, 11.2 यानी 51.2 रुपीज पर लीटर बिकेगी मार्केट में। आज हम जाते हैं 100 रुपए की अगर पेट्रोल डलाते हैं तो हम वहां पे आराम से 50 रुपए का टैक्स देकर के आ रहे हैं। ये सरकार के कमाने का जरिया है। तो सरकार तो यहाँ खुद ही अपने जेब भरने में लगी हुई है। वो कहां से सरकार हमारी स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना करके देगी? कभी नहीं देने वाली है। और यहां के लोग ऐसे ही रह जाएंगे, कभी कोई कंपनी आने वाली नहीं है। आगे बढ़ता हूं। अब आपको कुछ टर्म्स आपको याद कर लेने चाहिए जो आपके एग्जाम में आ सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये आएगा ही आएगा बच्चों, ठीक है। आराम से पढ़ते हैं। एमएनसी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस होता है। यह एक कंपनी होता है जो अपने आप को ओन करता है और कंट्रोल करता है प्रोडक्शन को बहुत सारे देशों में। एग्जांपल पेप्सी, सैमसंग, एलजी, ओनिडा, माइक्रोमैक्स, नोकिया, मोटो। ये जितनी भी कंपनियां हैं ये सब क्या करती हैं? अब हमारे देश में सेटअप करती है कंपनी और आराम से अपना चलती है। सुन ओए, हमारे देश की कंपनी का नाम मोबाइल में माइक्रोमैक्स, इंटेक्स और लावा और जियो, लाइफ, LYF, ये सब कंपनी हमारे यहाँ की है। आगे देखते हैं। इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं? वैसा पैसा जो जमीन में, बिल्डिंग में, मशीन में और दूसरे इक्विपमेंट में लगाया जाए वो इन्वेस्टमेंट कहलाता है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं? इन्वेस्टमेंट बाय सिटीजंस और अ कंपनी ऑफ वन नेशन टू अदर नेशन इज नोन एज फॉरेन इन्वेस्टमेंट। जो पैसा विदेश वाले लगाते हैं, जो पैसा विदेशी कंपनियों में, अगर विदेशी चीजों में लगा दिया जाए वो क्या कहलाएगा? फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। कस्टमर केयर सर्विसेज, यह एक इट इज द एक्ट ऑफ टेकिंग केयर ऑफ कस्टमर केयर सर्विसेज, कस्टमर की केयर करने वाला सर्विस देता है जिसमें हाई क्वालिटी की बात होती है वगैरह वगैरह। टेलीकम्युनिकेशन, यह ऐसा ट्रांसमिशन होता है इंफॉर्मेशन का जिसमें अलग अलग तरह की टेक्नोलॉजी के बारे में बातचीत की जाती है। वायर, रेडियो, ऑप्टिकल्स और अदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम के बारे में बातचीत चलती है। कंज्यूमर, समवन हु कंज्यूम्स गुड्स एंड सर्विसेज। कंज्यूमर किसे कहते हैं? हम और आप क्या है? कंज्यूमर है। इंपोर्ट मतलब सामान का आयात करना, यहां लाना। एक्सपोर्ट, सामान को यहां से बाहर भेजना। एक दो क्वेश्चन है बच्चों, सुनिए ध्यान से। क्रिटिकली एग्जामिन द इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया। भारत पर ग्लोबलाइजेशन का क्या असर है? 2018 में सवाल आया है, मैं यहां लिखना भूल गया हूं। 2022 के आसपास भी यह सवाल देखने को मिला है और आगे भी आने के चांसेस हैं। इंपैक्ट क्या है? ग्लोबलाइजेशन का इंपैक्ट क्या है? तो सबसे पहले ये बताइए कि ग्लोबलाइजेशन क्या है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि हम किसी दूसरे देश से सामान को ला सकते हैं और बेच सकते हैं। स्टिफ कंपटीशन फॉर लोकल प्रोड्यूसर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स। इंपैक्ट क्या है ग्लोबलाइजेशन का? अरे भैया, अगर तुम्हारे क्लास में
कोई तेज बच्चा आ जाएगा पढ़ने वाला और तुम भी पढ़ने में तेज हो तो क्या कंपटीशन नहीं होगा? आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी और ये वही समय है। मेहनत नहीं करोगे एग्जाम में मार्क्स आने वाला नहीं है। सोच लो, सो के पढ़ना है कि उठ के पढ़ना है, ये तुम डिसाइड कर लो। बहुत बोल चुका मैं पढ़ने के लिए, अब हमको भी बोलने का हिम्मत नहीं है। अगर सिंसियर होंगे तो खुद ही पढ़ लेंगे। और जिन्हें भी बुरा लग रहा हो वीडियो देख करके कि इतना डांट रहे ये कर रहे, वीडियो छोड़ के चले जाओ, अब भी चले जाओ। आगे बढ़ते हैं। स्टिफ कंपटीशन फॉर लोकल प्रोड्यूसर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स हो गया। नो जॉब सिक्योरिटी, ग्लोबलाइजेशन आ चुका है, कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है। क्यों नहीं है सर? टेक्नोलॉजी आ चुकी है सर। टेक्नोलॉजी ने बहुत कुछ दिया है तो बहुत कुछ छीना भी है हमसे। वर्कर्स आर डिनाइड देयर फेयर शेयर ऑफ बेनिफिट। वर्कर्स जो है ना, उनको मना कर दिया गया है कि अब आपको पूरा पैसा नहीं मिलेगा। क्यों सर? अगर आप नहीं काम करोगे ना, दूसरा तैयार बैठा है काम करने के लिए। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। लॉन्ग वर्किंग आवर्स एंड लो वेज टू वर्कर। वर्कर्स को ना काफी कम पैसा मिल रहा है, काफी कम मजदूरी मिल रही है। एक्सपेंशन ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का काफी एक्सपेंशन हो चुका है, एक मिनट, जस्ट वेट फॉर दिस नॉइजेस, लेट्स बिगिन। वर्किंग आवर लॉन्गर हो चुके हैं और वर्कर्स को काफी कम पैसा मिल रहा है। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर काफी बढ़ चुका है। आईटी सेक्टर में नया नया अपॉर्चुनिटी आ चुका है। इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो चुका है और फॉरेन ट्रेड भी इंक्रीज हो चुका है। आइए एक और टॉपिक है, लास्ट वन बट नॉट द लीस्ट, ध्यान से पढ़िएगा आराम से। इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन द इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी पर ग्लोबलाइजेशन का क्या इंपैक्ट पड़ा था? अरे एक मिनट सर, अभी तो आपने पढ़ाया ना इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। मैं कह रहा हूं कि वो भारत पे था और अब भारत की इकोनॉमी पे पढ़ने वाले हम हैं। दोनों एक ही था ना सर? कह सकते हैं एक ही, अगर आपको आंसर याद ना हो तो, लेकिन दोनों हल्का सा डिफरेंस है बच्चा, ध्यान दो, ठीक है। अगर इंडिया वाले रेफरेंस में देखे थे हम लोग तो वो था क्या, वर्कर्स को लेकर के, मैन्युफैक्चरर्स को लेकर के, ठीक है। और यहां पे मैं ये जो बता रहा हूं कि इंडियन इकोनॉमी को लेकर के, ठीक है। आगे देखते हैं। इट हैज लेड टू एन इंक्रीमेंट इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। भारत के इन्वेस्टमेंट को काफी आगे बढ़ाया है। इट हैज रिजल्टेड इन ग्रेटर कल्चरल एक्सचेंज बिकॉज ऑफ द ग्रेटर मूवमेंट ऑफ द पीपल। लोग अब यहां से वहां जा रहे हैं, ये बहुत बड़ा टूरिज्म सेक्टर को लेकर के आया है सर। टूरिज्म अगर बढ़ेगा तो हमारे यहाँ खूब पैसा आएगा। नहीं समझ पा रहे हैं कैसे पैसा आएगा सर? अगर हमारे यहाँ कोई घूमने आता है तो हमारे यहाँ का सामान नहीं खरीदता है सर। क्या हमारे यहाँ पैसा छोड़ नहीं आता है? जाता है सर। हम कहीं जाते हैं बाहर घूमने के लिए दूसरे जगहों पर, तो क्या हम लोग शॉपिंग नहीं करते हैं? करते हैं सर, पैसा वो जरूर करेंगे। शॉपिंग करते हैं तो क्या हम अपना पैसा वहां छोड़ के नहीं आ रहे हैं, उन लोगों को नहीं दे के आ रहे हैं? तो हाँ सर, दे के आ रहे हैं सर। बिल्कुल उसी तरह बच्चों, उसी तरह टूरिज्म बढ़ने से पैसा बढ़ता है। It has opened up the Indian market to foreign goods. विदेशी सामानों के लिए इंडियन मार्केट अब खुल चुका है। Increased competition among companies has led to improvement of quality with reduction and prices of the products. अब सामान के दाम काफी कम हो चुके हैं और क्वालिटी वाला सामान अब आने लगा है। अगर क्वालिटी नहीं रहेगी कोई उसको खरीदेगा नहीं। Access to newer technology and improved with the production from the more advanced country. अब अच्छे देशों के तुलना में हमें और आगे बढ़ना होगा और एक नए टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाते हुए एक नए तरीके से प्रोडक्शन का तरीका बदलना पड़ेगा। ग्लोबलाइजेशन हैज क्रिएटेड न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडियन कंपनीज पर्टिकुलरली बाय प्रोवाइडिंग सर्विस लाइक आईटी। अब आईटी आ चुका है और आईटी के थ्रू ग्लोबलाइजेशन काफी बढ़ने लगा है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका चैप्टर। अब कुछ बातें हो जाए। बातें मैं ये करना चाहता हूं बच्चों कि आप लोग अब पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। आई डोंट हैव एनी टाइम, हम लोगों को कोई टाइम अब नहीं है, ठीक है। आपकी मेहनत डिसाइड करेगी कि आप कितना कर रहे हो, ठीक है। रिजल्ट जो भी आए, रिजल्ट मायने नहीं रखता। मैं बार बार सबको सिखाता हूं, रिजल्ट एक प्रोसेस पे ठीक लगता है, मायने रखता है, लेकिन आप पास होते हैं कि फेल होते हैं ये कोई मायने नहीं रखता है ज्यादा। लेकिन आपकी कोशिश जो की गई है ना, वो मायने रखती है कि आपने कितना कोशिश किया है। अगर आपने कोशिश नहीं की ना, अपने एग्जाम के थ्रू अगर आगे नहीं बढ़ पाए ना, तो कोई फायदा नहीं है। आपका एग्जाम काफी नजदीक है, ठीक है। कम से कम अब तो पढ़ लो यार। और अगर अभी भी पढ़ाई नहीं हो रही है, देन यू आर यूजलेस ऑन द अर्थ। पृथ्वी पर बेकार पड़े हो। समझ में आ रही है मेरी बात? पूरे साल भर की मेहनत पूरे 3 घंटे में नापी जाएगी, याद रखो। और पड़ोसी बैठा है, पड़ोस वाले सब बैठे हैं, परिवार वाले सब बैठे हैं, रिलेटिव सब बैठे हैं पूछने के लिए कितना मार्क्स आएगा। क्या जवाब दोगे?
सब ताक में लगे रहते हैं, कोई वेट नहीं करता, सब इसी इंतजार में रहते हैं कि कितना मार्क्स आता है, मैं भी देखता हूं। तो डिसाइड आप कर लो, सर झुका के चलना है कि सर उठा के चलना है। मैं बार बार बोल रहा हूं, लास्ट बार मैं बोल रहा हूं, पढ़ाई शुरू कर दो बच्चों, कोई ऑप्शन नहीं है। एंड बी सेल्फ डिपेंडेंट, अपने आप पे सेल्फ डिपेंडेंट बनो, किसी के आगे नॉर्मलाइज नहीं होना है, आपको अपने आप से आगे बढ़ना है। बात समझ में आ रही है? और वो सब काम आपकी पढ़ाई आपको दे सकती है, और कोई नहीं, कोई साथ देने वाला आपको नहीं मिलेगा। समझ में आया आपको? माता पिता और कुछ हद तक भाई बहन और कुछ हद तक टीचर्स, इनके अलावा आपका भला चाहने वाला दुनिया में कोई नहीं है, याद रख लो इस बात को। आई होप मेरी बात समझ में आई। खैर टाइम बहुत वेस्ट कर रहा हूं मैं। थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग दिस वीडियो, काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।